नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील यादव और एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल रोजगार वेदांकित पर। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अभी तक की जितनी वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वह सारी वीडियो आप अच्छी तरह से देख पाए होंगे, रिवीजन कर पाए होंगे और समझ भी पाए होंगे। और मुझे यह भी आशा है कि अगर उन वीडियो को देखने के बाद आप अगर किसी भी बुक से प्रश्न लगाने भी शुरू कर दिए होंगे, अभी हालांकि मैं आपको नहीं यह एहतियाज दूंगा कि आप ऐसा करें, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों ने लगाना आरंभ कर दिया होगा तो वह आवश्यक रूप से उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तब मैं आज की क्लास को एक खूबसूरत विषय पर आपके लिए लेकर आया हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही जबरदस्त यह आपका टॉपिक रहने वाला है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना तो मैं जानता हूं कम रहती है, लेकिन यह चैप्टर पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। वह प्रश्न क्या क्या होंगे मैं अभी आपके सामने लेकर आऊंगा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो में होंगे। लेकिन आपको यह सारी वीडियो देखनी होगी, देखने के बाद नोट्स बनाने होंगे और फिर समझ भी होगा, क्योंकि प्रश्न कहां से कब एग्जामिनर कौन सा पूछ ले इसकी यहां पर संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तब धीरे धीरे हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के अगर टॉपिक की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज का जो विषय रहने वाला है, हम कृषि पर बात करने वाले हैं। कृषि मतलब खेतीबाड़ी, और खेतीबाड़ी मतलब आप इससे अच्छी तरह परिपक्व होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। यानी अगर कृषि पर बात करने वाले हैं तो कृषि पर बात करने से पहले थोड़ी सी चीजों को हमको जानना होगा। जैसे आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में आरंभ कब की गई। चकबंदी से तात्पर्य होता है, चकबंदी आप सभी समझते हैं, फिर मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं कि जो चकबंदी का सरकार का करने का मतलब होता है वह सिर्फ इतना होता है कि जितनी भी फालतू की जमीन जो गवर्नमेंट की होती है उस सभी को सामान्य जन समूह से छुड़ाना, एवं जो यहां पर विभिन्न प्रकार से अन्य किसानों के खेत दूर दूर होते हैं उन सबको एकत्रित करने का प्रयास इस चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। तब आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में आरंभ करने की बात जब पूछेगा तो 1954, यानी जैसे ही हम आजाद हुए उसके कुछ समय बाद हमको भूमि को एकत्रित करना था, संयोजित करना था, इसलिए हमने क्या 1954 में चकबंदी योजना आरंभ की। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपसे कुछ योजनाओं पर कई बार बात करता है, जैसे कि आपसे किसान मित्र योजना के बारे में बात करता है तो आप इस बात को कहेंगे कि किसान मित्र योजना 2001 में आरंभ की गई थी। अगर किसान मित्र योजना 2001 में आरंभ की गई थी तो उसके अलावा एक योजना और चलाई थी जिसका नाम था किसान सेवा रथ योजना। यह भी आपको आरंभ करने की अगर डेट पूछेगा तो आप कहेंगे 2010-11 में इसको आरंभ किया गया था। किसान सेवा रथ योजना क्या था? यह कुछ भी नहीं था, यह डिजिटल बोर्ड के डिजिटल एक टेलीविजन के माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियों पर किसानों को जागृत करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, और उसी लिए इसका नाम रखा गया था किसान रथ योजना। यानी एक बड़ी गाड़ी पर एक बड़ी डिजिटल टीवी के माध्यम से किसानों को फसल किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से पैदावार को बढ़ाना चाहिए और विभिन्न प्रकार की खेतियों के बारे में यहां पर सरज करना, यहां पर यह क्या था, इसका उद्देश्य था। उसके बाद आपको इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूं, और वह प्रश्न ही होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब आप इसे कह सकते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई। यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रश्न है, यह प्रश्न चाहे आप स्टेट की किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप सेंटर का कोई भी एग्जाम देते हैं, वहां पर बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट योजना कब आरंभ की गई। यह वैसे तो 1998-99 है, लेकिन आप 1998 भी इसे कह सकते हैं। तो आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं कि केसीसी योजना कब चलाई गई। आप कहेंगे 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना या केसीसी योजना का आरंभ किया गया। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा कृषि पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे, जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक वीडियो में मैंने आपसे कराए थे तो मैंने वहां आपको एक प्रश्न दिया था कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो उसका आंसर आप सभी जानते हैं 9 था, और फिर से मैं आज उसी प्रश्न पर आया हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आप पा रहे होंगे कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। लेकिन आप एक बात समझिएगा कि सर यह मतलब क्या है कृषि जलवायु क्षेत्र का, तो आप इसे ऐसे समझिएगा बिल्कुल बेसिक भाषा में कि जो हमारा
उत्तर प्रदेश है, वह संपूर्ण उत्तर प्रदेश एक जैसी खेती तो करता नहीं होगा। कहीं पर हो सकता है बारिश ज्यादा पड़ती होगी, तो अगर बारिश ज्यादा पड़ती होगी तो वहां पर हो सकता है चावल की खेती ज्यादा होती हो। अगर कहीं पर बारिश कम पड़ती होगी तो हम जानते हैं वहां पर चने की खेती ज्यादा होती होगी। कहीं पर मिट्टी अच्छी होगी तो वहां पर मिट्टी के हिसाब से कुछ फसल अच्छी हो जाती होंगी, लेकिन बुंदेलखंड एरिया में जब हम जाते होंगे तो वहां मिट्टी अच्छी नहीं होगी, जमीन पथरीली होगी, इसलिए वहां पर फसल भी अच्छी नहीं हो रही होगी। तब हम इसी विभाजन को करते हैं कि कहां पर मिट्टी कैसी है, कहां पर फसल अच्छी होती है, कहां पर बारिश ज्यादा होती है और कहां पर बारिश कम होती है। जब हम इन्हीं सब चीजों के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश का विभाजन करने का काम करते हैं, तो ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए, तो आप कहेंगे हमने 9 कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए। मतलब क्या है कि कृषि यानी खेती के हिसाब से उत्तर प्रदेश का यहां पर विभाजन करना ही जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र कहलाया। और आप इस प्रश्न को रट जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, पा रहे होंगे 9। अगली बात करते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में खेती होती है, यह बात बिल्कुल सही है, सामान्य सी बात है कि उत्तर प्रदेश में खेती होती है। लेकिन आप इतना बताइएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में खेती होती है तो इस खेती से हमें यानी संपूर्ण भारत को कितना जीडीपी यानी हम इसे कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। आप इसे अपनी भाषा में इतना समझिएगा कि इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संपूर्ण भारत के अंदर, अगर भारत हमारा आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है और इसे संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा लोग निर्भर किस पर हैं, कृषि पर ही निर्भर हैं, यानी इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो यह पूछना सिर्फ इतना चाह रहा है कि अगर संपूर्ण भारत में जो जितने भी इसके क्षेत्र हैं जहां से कमाई यानी पैसा लेता है, तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि उस 100% पैसे में से उत्तर प्रदेश इस योगदान में कृषि से कितना योगदान देता है। दोबारा मेरी बात को समझेंगे कि जीडीपी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश इस खेती के माध्यम से कितना पैसा जोड़ता है और किस में, जीडीपी में। तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि 26 यानी आप इसे 27 लगभग कह सकते हैं कि 27% पैसा जो आता है उत्तर प्रदेश में वह कहां से आता है सर, कृषि से आता है। यानी 27% पैसा जो उत्तर प्रदेश में आता है वह कहां से आता है, कृषि से आता है। इस बात का सिर्फ इतना मतलब होता है। आगे चलते हैं, यह कह रहा है कि 2011 के आंकड़े अनुसार, मतलब जनगणना ही 2011 में हुई थी और हमने इन सब चीजों को जाना था। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 59% लोग कृषि करते हैं। मैंने कहा कि हमारा संपूर्ण भारत कृषि प्रधान देश है, भारत के अंदर ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर है, खेती बाड़ी पर ज्यादातर निर्भर है। लेकिन प्रश्न यह पूछ रहा है कि यह बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने % लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो आप कहेंगे आधे से लगभग ज्यादा, यानी कितने, 59% लोग खेती करते हैं, तभी तो कृषि प्रधान कहा जाता है। आगे बात करते हैं, भारत का 10% खेती यूपी में की जाती है। मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना है कि यह जो उत्तर प्रदेश है ना, मान लीजिए संपूर्ण भारत को हमने 100% मान लिया कि संपूर्ण भारत में 100% कृषि की जाती है, लेकिन इस कृषि में 100% में से उत्तर प्रदेश में कितनी की जाती है। दरअसल इसका मतलब यह है कि कितने क्षेत्र पर, आप इसे सब समझ सकते हैं, कितने बीघे या कितने एकड़ भूमि पर हम कृषि करने का काम कर सकते हैं। लेकिन यह परसेंटेज में बात कर रहा है, तो आप कहेंगे कि संपूर्ण भारत में अगर 100% खेती हो रही है तो इस उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत का 10% खेती होती है। मतलब 90% में संपूर्ण भारत है और 10% में अकेला उत्तर प्रदेश है। इतनी कृषि कहां होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन अगर इसने एरिया पूछ लिया कि कितने हेक्टेयर, जैसे आप कहते हैं बीघा, तो हम यहां पर बीघा की मैं तो बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट होने वाली है। तो हम कहेंगे कि 18,939 हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश में कृषि किए जाने का काम किया जाता है। आप मेरी बातों को आसानी से समझ पाए होंगे और इन प्रश्नों को भी आराम से आज के बाद अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन अगली स्लाइड पर चलते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यह बेसिक सी स्लाइड है जो बच्चा किसी की भी तैयारी कर रहा होगा, चाहे किसी भी एग्जाम की, चाहे स्टेट की कर रहा हो, चाहे सेंटर की कर रहा हो, यहां से प्रश्न बनना लाजमी होता है हर किसी छात्र के लिए। तब सिर्फ रटना इसको बिल्कुल नहीं है। जहां मैं समझाना चाहता हूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि कृषि के प्रकार बताइए, और अगर कृषि के प्रकार पर बात करता है तो समझिएगा
कृषि के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला, हम इसे रबी की फसल में बांट सकते हैं। दूसरा, हम इसे खरीफ की फसलों में बांट सकते हैं। हम इसे जायद की फसलों में बांट सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है सर, जैसे आप ऋतुओं को तीन भागों में बांट देते हैं, जैसे गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, उसके बाद बारिश होती है, ऐसे ही हमने फसलों को भी 3 भागों में बांट दिया है। नाम दे दिया है रबी, खरीफ, उसके बाद जायद। लेकिन अब होता क्या है कि इन रबी, खरीफ और जायद तक तो हमें कोई समस्या नहीं थी। समस्या हमें तब होने लगी, तब वह आपको प्रश्न देगा चावल यानी कि धान, और कहेगा बताओ रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है। आपको प्रश्न देगा गेहूं, और आपसे पूछेगा बताओ गेहूं खरीफ की फसल है, जायद की फसल है या रबी की फसल है। यानी प्रश्न तो यही बनना है कि वह कोई फसल देगा और फसल देने के बाद पूछेगा यह किसकी फसल है, रबी, खरीफ या जायद, या इनमें से कोई नहीं दे सकता है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि यह आपको रटने से नहीं हो पाएगा कि आप जायद की फसलों को रट पाएं, आप खरीफ की फसलों को रट पाएं। आप इसको याद करने का तरीका समझिएगा, क्योंकि बेसिक से जानेंगे हम। दरअसल है क्या कि हम सभी लोग कृषि से जुड़े होते हैं, यह बात आपको सभी को पता होती है। यानी खेती से हमको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर रहती है, भले ही हम किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप एक बात जानते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इतना जरूर पता होगा कि सर गेहूं के बारे में हमें थोड़ा सा पता है, यानी गेहूं कब बोया जाता है। अगर गेहूं का भी नहीं पता तो मैं कहता हूं आपको चावल का जरूर पता होगा। इनमें से कोई एक याद कर जाइए आप, या तो आपको पता होना चाहिए चावल कब बोया जाता है, या आपको पता होना चाहिए गेहूं कब बोया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर मेरी बात क्लियर करते हो तो मैंने इन सभी फसलों में सिर्फ एक फसल को याद किया है, और मैं कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकता अगर इस पोर्शन से प्रश्न पूछेगा। क्या देखिए, मैंने सिर्फ इतना याद किया है कि गेहूं की जो फसल है वह रबी की फसल है। गेहूं की फसल जो है वह किसकी, रबी की फसल है। अगर अब मुझे पता है कि गेहूं की फसल रबी की फसल है तो अब मैं सारे प्रश्नों का आंसर दे सकता हूं। किस तरह से? अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि चावल की फसल कौन सी फसल है, तो मुझे पता है गेहूं के साथ चावल नहीं बोया जाता। गेहूं जो बोया जाता है वह ठंड में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जबकि चावल आज के समय में गर्मी में बोया जाता है। तो मैं समझ जाऊंगा कि वह जो चावल होने वाला है वह गेहूं के साथ नहीं बोया जाएगा, वह किसके साथ, खरीफ का फसल होगा, वह अलग बोया जाएगा। आप अभी इस पोर्शन को छोड़ दीजिएगा, मैं इसको एक बार में याद करा दूंगा। सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, इसकी कोई समस्या रहने वाली नहीं है। उसके बाद आप जानते हैं कि गेहूं की फसल के साथ जौ भी तो गेहूं के साथ ही बोया जाता है, कटते भी तो जौ और गेहूं एक ही साथ हैं। उसके बाद आप समझिएगा मेरी बातों को, मैं आपको कृषि से जोड़ रहा हूं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि मटर को गेहूं के खेत के अंदर ही बोया जाता है। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मटर किसकी फसल है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जौ और गेहूं एक साथ बो जाते हैं। मटर को भी गेहूं के खेत में बो दिया जाता है मिश्र के रूप में, और सरसों को भी किसमें, यहां पर बोया जाता है, हम कहेंगे किसमें, गेहूं के खेत में। यानी आप अगर एक गेहूं को याद रख पाए तो गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है इस बात को जरूर रिलेट कर जाएंगे। उसके अलावा जब आप दूसरी बात कर रहे होंगे तो आपने देखा कि अगर चावल की बात करते हैं सर, तो चावल जो होगा वह गेहूं के साथ नहीं बोया जाएगा, दूसरी फसल होगी, मतलब खरीफ की फसल होगी। अगली बात, जो मक्का होने वाली है सर, आप दिमाग लगाइएगा कि क्या कभी आपने गेहूं के साथ मक्का देखा था? यानी आपने जब गेहूं अपने खेत में बोए होंगे, क्या कभी आपने अपने खेतों पर ऐसा देखा है कि उस समय मक्का भी बोई हो? तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि मक्का भी किसकी फसल हो जाएगी, यहां पर खरीफ की फसल हो जाएगी। बाजरा, कई बार क्या होता है किसान कि जब धान नहीं लगा पाता तो बाजरा बो देता है, तो हम कहेंगे बाजरा। उसके बाद जूट, मूंगफली, कपास और गन्ना। हम इन सभी फसलों को सिर्फ एक फसल से याद रखेंगे। आप या तो चावल को याद रख जाइएगा, और चावल के साथ कौन कौन सी फसल बो जाती है आपके माइंड में सेट हो जाएगा, या गेहूं को याद कर जाइएगा और गेहूं के साथ कौन कौन सी फसल बो जाती है यह आपको याद हो जाएगा। यानी एक को याद करना है, उसके साथ फसल क्या क्या होती है बेसिक लाइफ में, उसको सोचने की कोशिश करेंगे और आप आसानी से प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। लेकिन जब हम जायद की बात करते हैं कि जायद है क्या, जायद दरअसल कुछ भी नहीं है डियर। आप इतना समझ लीजिएगा कि ज्यादातर जो फसलें नहीं कहूंगा, ज्यादातर वह पदार्थ जिनके अंदर बेल पाई जाती है वह किस में आती है, जायद में आती है। यानी जिनके अंदर बेल पाई जाएगी ज्यादातर, जैसे कि आप कहेंगे ककड़ी, तरबूज, लौकी, यहां पर लोबिया, परवल, यानी ज्यादातर जिनके अंदर बेल पाई जाएगी वह किसकी फसल
फसल होंगी, जायद की फसल होंगी। अब आप मेरी बात को दोबारा से समझिएगा कि जायद का फसल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक मौसम में, आप सभी जानते हैं चावल की बात करूं तो जून जुलाई में चावल बोया जाता है, लेकिन जून जुलाई में चावल बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास गेहूं बोया जाता है, यह तो आपको पता होगा। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जायद कब बोया जाता है, तो आप मेरी बात को समझिएगा कि जब रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो समय रहता है उस समय हम जायद की फसलों को बोते हैं। यानी यह कोई परमानेंट कृषि नहीं होती, हम इसे ऑप्शनल के रूप में बोने की काम करते हैं। जब रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो टाइम होता है उसमें हम इस जायद को बोने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको धान बोना है तो आप धान बोने से पहले क्या करते हैं, धान बोने से पहले मूंग को लगा देते हैं जिससे कि खेत में खाद लग सके, और मूंग को फिर यहां पर खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो वह क्या था कि आपको धान बोना था और धान बोने के बीच में ही आपने मूंग बो दिया, तो आपने बीच की फसल चक्र को यहां पर यूज कर लिया। तो मैं सिर्फ इतना होगा कि जब जायद फसल है यह इन दोनों के बीच के मौसम में, यानी जब यह बोने वाला हो या यह कट चुका हो, उसके बीच में इन फसलों को बोने का काम किया जाता है। तब आपसे जो प्रश्न पूछेगा वह यही पूछेगा कि कोई फसल देगा और फसल के बाद पूछेगा यह फसल है किसकी। तो मैंने बताया है कि बेल वाली फसल ज्यादातर कहां होंगी, जायद में होंगी, और जायद कब बोया जाएगा, इन दोनों के बीच के मौसम में बोया जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मैंने बताया है कि यह जो होंगे दोनों की दोनों, एक याद करने के साथ उसके साथ की फसलों को याद कर जाइएगा। दूसरा, आपसे कई बार ताप पर प्रश्न पूछ लेता है या जल पर प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए, दरअसल इस समय में ताप ज्यादा होगा, ताप का मतलब है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, तापमान ज्यादा होगा, तो जल की भी ज्यादा ही आवश्यकता पड़ेगी। यह बात बिल्कुल सही है। आप इतना भी जानते होंगे कि चावल को पानी की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि खरीफ की फसलों में जल भी ज्यादा आवश्यक होता है और तापमान भी उस समय ज्यादा होता है। लेकिन आप जब गेहूं की बात करेंगे, यानी आप नवंबर अक्टूबर में अगर गेहूं को बोते हैं, तो आप सभी जानते हैं उस समय जो हमारा तापमान रहने वाला है वह तापमान कम रहता है। यह मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। ऊपर तीर लगाने का मतलब है कि तापमान अधिक और नीचे तीर लगाने का मतलब है तापमान अधिक, यानी जल ऊपर तीर है तो ज्यादा, तापमान ऊपर तीर है तो ज्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि तापमान यहां पर जो रबी की फसलों में होता है वह कम होता है, जबकि खरीफ की फसलों में ज्यादा होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होगा जिस तरह मैंने याद कराने की कोशिश की है उस तरह याद करने की कोशिश करें। कुछ फसलों पर आ जाते हैं। देखिए, अगर कुछ फसलों की बात करते हैं तो प्रश्न आपसे जो पूछेगा मैं उसको पहले ही या तो व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ या फिर आपको स्टार बना दिया होगा, लेकिन आपको नोट सारा करना है। नोट सारा करने के साथ साथ एक माइंड में अपने बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। यह सारी चीज याद करने वाली नहीं होती, सिर्फ जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर उसने पूछा कभी आपसे कि चावल कहाँ ज्यादा होता है, और अगर चावल के बारे में पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन सभी क्षेत्रों को चावल के को याद कर पाए, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश के मैप से पढ़ रहे हैं तो आप एक भी अगर जगह को इंडिकेट कर पाए, एक भी जगह अगर आपके दिमाग में आ पाई, तो मैं समझूंगा कि आप सारी जगहों को बता देंगे चावल कहां कहां होता है। आइएगा किस तरह से, देखिए सबसे पहले कि चावल कैसी मिट्टी में होता है, तो आप कहेंगे कि चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी चाहिए चावल के लिए, चावल इसमें ज्यादा होता है। अगर तापमान की बात कर लेता है तो 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर तक औसतन, मतलब जब बोया जाए जब और जब काटा जाए तब। उसके बाद वर्षा की बात करते हैं तो हम कहेंगे सर वर्षा इसके लिए ज्यादा चाहिए। ज्यादा का मतलब कि 75 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर क्या है जब मैं आपको बताऊंगा, वर्षा सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि यह कि क्राइटेरिया है कि कितनी वर्षा हो रही है, कितने सेंटीमीटर हो रही है। तो 75 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए चावल के लिए। उसके बाद जब क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप इतना जानते हैं कि चावल के लिए वर्षा अधिक चाहिए, पानी अधिक चाहिए, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप इतना बताएं उत्तर प्रदेश में बारिश सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आप कहेंगे सर गोरखपुर में होती है। तो इसका मतलब है कि गोरखपुर वाले क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा चावल हो रहा होगा। यानी अगर आपको यह प्रश्न मैं बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, तो आप कह सकते हैं कि गोरखपुर वाले क्षेत्र में चावल सबसे ज्यादा होता होगा। अब गोरखपुर के बराबर में आप कहेंगे कि महाराजगंज भी पड़ता है सर। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि बनारस,
कुशीनगर, खीरी, बस्ती और गोंडा। यानी यह वह सभी क्षेत्र हैं जहां पर बारिश वास्तव में सबसे ज्यादा होती है। यह बात मैं बारिश वाली आपसे पहले कर चुका हूं कि आखिरकार इस क्षेत्र में बारिश क्यों ज्यादा होती है, जब मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया था कि गोरखपुर में बारिश क्यों ज्यादा होती है। आइएगा, अगर हम आपसे बात करें चावल पर कि संपूर्ण भारत में यह उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है चावल उत्पादन में, तो आप कहेंगे कि भारत में यूपी तीसरे नंबर पर आता है। मतलब कि भारत के अंदर दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा चावल करते हैं, उसके बाद तीसरा नंबर हमारा उत्तर प्रदेश का आता है जहां पर चावल बहुत ज्यादा होता है। दरअसल वह दो राज्य कौन कौन से हैं, तो आप पश्चिम बंगाल कह सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा चावल होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर का होता है, कभी आंध्र प्रदेश ऊपर आ जाता है, कभी पश्चिम बंगाल ऊपर आ जाता है। लेकिन हम कहेंगे कि सबसे पहला राज्य जहां सबसे ज्यादा चावल होता है भारत में वह है पश्चिम बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, लेकिन तीसरा होता है हमारा उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन के मामले में। आगे आइएगा, जब आपसे यह किस्म पूछता है, किस्म का मतलब क्या है कि चावल की कौन कौन सी वैरायटी होती है, चावल कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे जया, साकेत, पूसा, सुगंधा, यह कुछ प्रमुख फसल होती हैं। और प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, आपसे कहेगा कि जया किसकी किस्म है, नीचे ऑप्शन देगा गेहूं, सरसों, धान या मक्का। तो आपको यह पता होना चाहिए दो चार नाम, दो चार किस्म कि सुगंधा किसका होता है, पूसा किसका होता है, साकेत किसका होता है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया जरूर रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा है इनकी किस्मों से कि यह किस्म किस फसल की होती है, तो आप आसानी से इतनी बातों को समझ पाए होंगे। ध्यान रखेंगे इसका क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र का मतलब ही होता है। दरअसल तराई क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आप इतना समझ जाइए कि जो हिमालय का क्षेत्र है, यानी हिमालय कहां पर, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय है, शिवालिक रेंज जहां पर है। तो जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है जहां पर शिवालिक रेंज है, दरअसल उसी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के सभी उत्तरी जिले क्या कहलाते हैं, तराई क्षेत्र कहलाते हैं। तो तराई क्षेत्र में बारिश भी ज्यादा होगी, और बारिश ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं वहां पर धान भी ज्यादा हो रहा होगा, यानी चावल ज्यादा हो रहा होगा। चलिए, सभी आप इस बात को समझ पाए होंगे। आगे बात करते हैं गेहूं। बड़ा ही अच्छा यहां पर यह टॉपिक है गेहूं का। गेहूं पर किस तरह से, देखिए सबसे पहले आपसे वर्षा पर तो कभी प्रश्न पूछता नहीं है कि वर्षा कितनी से कितनी चाहिए, फिर भी सामान्य वर्षा में गेहूं हो जाता है। अगर नॉर्मल भी वर्षा आपके क्षेत्र में होती है तो आप गेहूं की फसल आराम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा डियर, अगर आपसे यह प्रश्न उसने अगर कभी भी एग्जाम में प्रश्न बनाने की कोशिश की इस कृषि वाले क्षेत्र से, तो इस प्रश्न को पूछने की कोशिश करता है। क्या प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। मैं भी बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं तो होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे ज्यादा गेहूं किस जिले में होता है, यह प्रश्न डियर कई बार प्यारे दोस्तों पूछा गया है। गोरखपुर, रट जाइएगा, ध्यान से पढ़ जाइएगा, बिल्कुल स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा कि गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। इस बात को अगर याद कर पाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप एक अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात की बात करता हूं कि गेहूं उत्पादन में यूपी भारत का प्रथम स्थान है। यानी जो गेहूं उत्पादन है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में पहले नंबर पर आता है। यह बात तो बिल्कुल ठीक है सर, हमने भी पढ़ा है कि दूध उत्पादन हुआ, पशुधन हुआ या फिर गेहूं उत्पादन हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। लेकिन कुछ किताबें इसको पंजाब लिख रही हैं, यानी किताब लिख रही हैं कि गेहूं उत्पादन में संपूर्ण भारत में सबसे प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है, तो वह कह रही हैं पंजाब ऐसा राज्य है। आपने भी पढ़ा होगा, और मैं आशा करता हूं अगर मैं इस चीज को क्लियर नहीं करता तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसी बात को कह रहे होते कि सर गेहूं तो सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, आप गेहूं उत्तर प्रदेश में कैसे बता रहे हैं। तो मेरी बात को समझिएगा, जो डाउट आपके मन में आता है वह कभी मेरे भी दिमाग में रहा होगा, आज इसको क्लियर करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है, इस बात में कोई समस्या नहीं। लेकिन पंजाब प्रथम स्थान पर है, इस बात में भी डियर कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन समझते हैं प्रश्न का तरीका क्या होता है। अगर मान लीजिए यह आपका उत्तर प्रदेश है
और इस उत्तर प्रदेश के अंदर हम कहें 5 केजी गेहूं हो रहा है। मान लीजिएगा क्योंकि आप तो मानने में माहिर होते हैं, मान लीजिएगा वह संख्या x थी। आप ऐसे ही मानिएगा कि मान लीजिए कि आपके उत्तर प्रदेश में 5 केजी गेहूं यहां पर उत्पादन हुआ, लेकिन यह जो एरिया था यह आपको दिख रहा होगा काफी बड़ा है। लेकिन अब दूसरी तरफ बात करते हैं, मैं पंजाब को ले लेता हूं कि सर पंजाब मान लीजिए यह है और इस पंजाब के अंदर भी 5 केजी गेहूं उत्पादन हुआ। आप मुझे बताएं अब कौन से क्षेत्र में उत्पादन गेहूं का ज्यादा हुआ? तो आप कहेंगे सर यहां पर तो दोनों बराबर हैं, लेकिन नहीं डियर, यहां पर पंजाब के अंदर गेहूं ज्यादा हो रहा है। किस तरह से कि क्षेत्रफल तो सर उत्तर प्रदेश का ज्यादा था, लेकिन इस छोटे क्षेत्रफल में अगर गेहूं की बात करें तो पंजाब ज्यादा ले गया। इसे मैं यूपी माना हूं और इसे मैं अगर पीबी माना हूं यानी पंजाब माना हूं, तो अब आप पाएंगे कि छोटे क्षेत्रफल में पंजाब ने भी 5 केजी गेहूं उत्पादन किया है और उत्तर प्रदेश ने बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी 5 केजी गेहूं उत्पादन किया है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार, यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो पंजाब है वह कम क्षेत्रफल होने के बाद भी गेहूं उत्पादन ज्यादा करता है, यानी कम क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब, लेकिन बड़े क्षेत्रफल में भी ज्यादा उत्पादन करने वाला गेहूं कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश होने वाला है। लेकिन इस प्रश्न को जब पूछेगा तो वह पूछेगा कि उत्पादन किस राज्य में ज्यादा है, तो आप कहेंगे पंजाब। लेकिन कौन सा राज्य गेहूं ज्यादा उत्पाद करता है? आप कहेंगे यूपी। दोबारा मेरी बात को समझिएगा, उत्पादन कौन से राज्य में ज्यादा है? पंजाब, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल में 5 केजी कर रहा है, मतलब उत्पादन ज्यादा कर रहा होगा। और जबकि गेहूं कहां ज्यादा होता है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। दोनों बातों को 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा और आप उसके बाद कहेंगे कि पंजाब कब आंसर आएगा? जब कह रहा होगा उत्पादन कहां ज्यादा है, लेकिन यूपी तब आंसर आएगा तब कह रहा होगा गेहूं कहां ज्यादा होता है। मतलब क्वांटिटी वहां ज्यादा होती है लेकिन उत्पादन पंजाब में ज्यादा होता है। आज के बाद मैं समझता हूं इस प्रश्न पर आप कभी भी नहीं रुकेंगे कि गेहूं पंजाब में ज्यादा होता है या गेहूं उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। अगर फिर भी आपके कमजोर दिमाग पर जबरदस्ती यह चीज थोपी जा रही हो तो आप बेफिक्र होकर बैठ जाइएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और ज्यादा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं लेकिन आप एक उत्तम कोटि के छात्र हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। यह छोटी सी बात है, आप इसको समझ पाएंगे। जौ के बारे में तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता कुछ होती नहीं है डियर, और अगर जौ के बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती तो जो चीज गेहूं के अंदर होगी, जो चीज गेहूं को चाहिए वही दरअसल इसको चाहिए। लेकिन यह जो हमारा जौ होगा इसको सिर्फ एक बात में याद रखेंगे, देखिए टेम्परेचर गेहूं का भी 50 से 75 रहा होगा, 50 से 75 रहा है और जौ का भी 50 से 75 रहा है, तो क्योंकि साथ ही तो बोए जाते हैं। उसके बाद यह शुष्क व कॉप मिट्टी, यह थोड़ा सा याद रखिएगा कि जौ के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। शुष्क एवं कॉप मिट्टी में इसकी अच्छी फसल होती है। जौ और गेहूं सामान्य ही एक ही तरह के होते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी अच्छी मिट्टी कॉप या फिर शुष्क मिल जाएगी तो जौ और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आइए अगली बात पर बात करते हैं, चना। तो देखिए चना के बारे में जब भी आपसे बात करेगा आप एक बात ध्यान रखिएगा कि चना एक ऐसी फसल है जो कम पानी में भी हो जाती है। मतलब जहां की भूमि थोड़ी कम उपजाऊ होगी, जहां पर पानी थोड़ा कम होगा, वहां भी चना की फसल की जा सकती है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऐसी जगह कौन सी है उत्तर प्रदेश में जहां पर वर्षा कम होती है, भूमि कम उपजाऊ है। तो आप तुरंत कहेंगे सर झांसी वाला क्षेत्र, नीचे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है जहां पर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो जरा जानते हैं कि सबसे पहले चना की बात अगर कर रहा है तो चना के लिए सर तापमान कितना चाहिए? तो आप कहेंगे 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। मैंने कहा यह फसल कम उपजाऊ क्षेत्र में भी हो जाती है। मतलब अगर किसी भूमि पर कोई फसल नहीं हो पा रही है, कम उपजाऊ है, तो हम वहां पर चने की फसल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, वर्षा कुछ ज्यादा नहीं 30 से 50 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब कम पानी में भी हो जाता है। आगे क्षेत्र, तो क्षेत्र मैंने कहा कि बुंदेलखंड आपको पता है, झांसी वाला क्षेत्र आपको पता होना चाहिए,
चाहिए कि बहुत ज्यादा पथरीली मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अलावा बारिश बहुत कम होती है, वहां मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। बुंदेलखंड है कहां सर? ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र झांसी, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ललितपुर और सोनभद्र जिला जो होगा वही बुंदेलखंड के क्षेत्र में माने जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चने की खेती बहुत ज्यादा पाई जाएगी। जब देखिए यह जो बातें हैं यह रटने वाली नहीं होती हैं। मैंने आपको एक बात बताई कि चना कम पानी में हो जाता है, मतलब यह कम उपजाऊ भूमि में भी हो जाता है। तो अब आपको क्षेत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको तुरंत आइडिया होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कम उपजाऊ भूमि कहाँ है, बारिश कम कहाँ होती है। और अगर इन बातों को आप समझ पाए तो आप फिर इन सभी जिलों को आसानी से बता पाएंगे अगर एग्जामिनर ने कभी प्रश्न पूछा। तंबाकू कोई बड़ी चीज नहीं है, तंबाकू, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग एक तो खाने में किया जाता है, एक हुक्का में किया जाता है। लेकिन क्षेत्रफल जरूर याद रख, जो क्षेत्र है इसके कि कहां कहां तंबाकू किया जाता है। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बीएसआर का मतलब है बुलंदशहर, मैनपुरी और बनारस। मतलब सिर्फ इतना याद रखिएगा कि तंबाकू के क्षेत्र से कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि तंबाकू उत्तर प्रदेश में कहां कहां होता है। आप मेरठ में कह सकते हैं, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मतलब यह एक ही तो क्षेत्र हो गया यही वाला। उसके बाद मैनपुरी, बनारस, यानी उसके बाद उत्तर प्रदेश के इन सारे जिलों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे प्रश्न पूछना ज्यादा यहाँ पर आवश्यक नहीं है, तंबाकू से प्रश्न पूछने की चेष्टा कभी करना नहीं चाहेगा। करना जो चाहेगा वह प्रश्न मैं आपको बताता चल रहा हूं या स्टार बनाकर चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, गन्ना, दो प्रश्न बनने गन्ना से लाजमी है, ध्यान दीजिएगा। और दोनों के दोनों प्रश्न बार बार पूछे गए हैं फसल से अगर कोई प्रश्न पूछता है। पहली बात तो देखिए, गन्ना से जो प्रश्न पूछेगा वह आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आज मेरी बात को आप आराम से सुनेंगे। सबसे पहली बात कि गन्ना जो होगा वह कहां पर चिकनी दोमट मिट्टी में होगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, सामान्य सी चीज है, यह डीपली होती है। आगे, तापमान कितना चाहिए? 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, कोई समस्या नहीं है। यह वर्षा कितना चाहिए? तो हम इसे याद नहीं करेंगे कि वर्षा 100 से 200 चाहिए, हम इतना याद रखेंगे कि वर्षा थोड़ी ज्यादा चाहिए। मतलब वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब गन्ना को थोड़ी ज्यादा वर्षा चाहिए, बस इतना याद रखेंगे। यह याद नहीं रखेंगे कि 200, 100 से 200 हमें रटना है। आगे, यह दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि यह एकमात्र उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नकदी फसल कौन सी है सर? उत्तर प्रदेश की एकमात्र नकदी फसल सर गन्ना है। उसके अलावा भी देखिए बहुत सारी फसल होती है, लेकिन प्रमुख रूप से बात कर रहा हूं, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की एकमात्र नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। मैं भी आपसे बात करता हूं कि नकदी फसल होता क्या है। मैं आपसे सामान्य सी चीज बताता हूं कि इस चीज में मैं भी बहुत ज्यादा पहले कंफ्यूज रहा था जब वह प्रश्न पूछता था निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल है। कभी प्याज को दे देता था, कभी गन्ना को दे देता था, कभी किसी और चीज को दे देता था। मैं उसको रटने की कोशिश करता था, लेकिन कभी ऑप्शन चेंज करता था तो प्रश्न गलत हो जाता था। लेकिन आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को गलत कर दूं, यानी कि एकदम से क्लियर कर दूंगा कि आज के बाद आप प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे कि नकदी फसल होता क्या है। अगर जीवन में कभी भी आपसे प्रश्न नकदी फसल पे पूछ रहा है कि नकदी फसल होता क्या है, तो आप एक बात दिमाग में रखना कि जो फसल किसान सिर्फ बेचने के लिए बोता है वह नकदी फसल है। जो फसल किसान सिर्फ बेचने के लिए बोता है वह नकदी फसल है। तो आप बताएं, क्या गन्ना को अपने घर पर जूस निकाल सकता है? जूस का मतलब है चीनी बना सकता है? कभी नहीं बनाएगा, गन्ने को जरूर बेचेगा ही बेचेगा। तो कौन सी फसल होगी? नकदी फसल होगी। आप इतना जानते हैं कि अगर गेहूं है तो गेहूं को हम आटा बनाकर अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो गेहूं नकदी फसल नहीं होगी। उसके अलावा जो भी फसल ऐसी होगी जिसको किसान सिर्फ बेचने के उद्देश्य से बोएगा वह नकदी फसल। नकदी का मतलब क्या है सर? पैसे मिल जाएं। नकदी मतलब नगद पैसे मिल जाएं, और अगर नकदी मतलब पैसे मिल जाएं तो मतलब उसका मतलब है कि किसान इस फसल को बेचने के लिए बोता है, उसके पास इसका कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग चीज नहीं है जो इससे वह कोई और उत्पादन बनाकर इसको क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो नकदी फसल का ही मतलब होता है कि बेचने के लिए बोई जाने वाली फसल नकदी फसल। और उत्तर प्रदेश के अंदर चना है तो सर देखिए, चना भी आप जानते हैं कि उसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर ना भी बेचेंगे तो उसे खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गन्ना थोड़ी ऐसा है कि आप 2 महीने बाद गन्ने को काट कर रख ले, 2 महीने बाद इसको हम खाने का काम करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। यह तो सर बेचना ही पड़ेगा, मिल पर डालना ही पड़ेगा, इससे तो चीनी ही बन सकती है, और वह भी एक
जल्दी टाइम में। आगे बात करते हैं कि भारत, जो हमारा संपूर्ण भारत है, वह इस गन्ना उत्पादन में, यानी जो भारत के अंदर गन्ना उत्पादन कर अंदर जो यूपी है प्रथम स्थान पर है। यानी आपसे इतना कह रहा है कि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है? उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। दोनों ही प्रश्न जरूरी हैं क्योंकि गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? यहां पर उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई बार अगर बेसिक से कोई प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, कई बार आप छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि अभी यहां पर पूछा कि गन्ना सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, तो हम कहेंगे सर गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन अभी एग्जामिनर ने पूछ लिया सर चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? अब बच्चा तुरंत सेंस लगाने की कोशिश करता है, जब गन्ना उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो चीनी कहां होगी? उत्तर प्रदेश में होगी। लेकिन नहीं सर, गलत हो जाएगा, चीनी यहां पर नहीं होगी। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा गन्ना जरूर उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी कहां सबसे ज्यादा उत्पादन होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चीनी सबसे ज्यादा संपूर्ण भारत में कहां पर बनाई जाती है। उसके बाद आगे करते हैं, इसके दो रोग होते हैं, यानी गन्ने में दो रोग आ जाते हैं। तो रोग किस तरह से होते हैं कि वह पूछता है कि रेड डॉट नामक रोग किस फसल में आता है? रेड डॉट नामक रोग किस फसल में आता है? या ग्रासी सूट नामक रोग किस फसल में आता है? तो आप रेड डॉट से ध्यान रखेंगे कि कभी कभी आप गन्ना जब खाने की कोशिश करते हो तो वह गन्ना अंदर से पूरा खराब हो जाता है, रेड कलर का निकलने लगता है, तो वही क्या है? रेड डॉट है। मतलब वह गन्ना पूरी तरह से रेड हो गया है, रेड डॉट उसी को कहेंगे। तो रेड डॉट क्या है कि सर गन्ने की एक यहां पर क्या है? बीमारी है, यह एक रोग है जो गन्ने के अंदर पाया जाता है। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद रखेंगे। देखिए, पहला गन्ना मिल उत्तर प्रदेश में कहां लगा? देवरिया में लगा। याद रख लेंगे, थोड़ा सा वैसे डीपली होता है, लेकिन अन्य चीजों को स्क्रीनशॉट लें या आप याद करने की कोशिश करें। और चीज इस गन्ने पर मत भूल जाइएगा, सारी की सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। आशा करता हूं कि दोस्तों आपके सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और समझ में आने का मतलब है कि यह वैसी चीजें हैं कि अगर आप विश्वास मानिएगा कि अगर आप क्लास आरंभ होने से पहले और ईयरफोन लगाकर अपने मन को एक जगह एकत्रित कर संतुष्ट होकर अगर इस बात को सोचकर बैठते हैं कि आज मुझे पढ़ना है और मन से पढ़ना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप जिस दिन मन से पढ़ने के लिए बैठे होगे, जिस दिन आप यह सोचकर बैठे होगे कि जो सर बताएंगे वह मैं याद करूंगा, समझूंगा और जगह अपने दिमाग को नहीं लेकर जाऊंगा, उस दिन आप जरूर उस क्लास को बहुत अच्छी तरह से कर पाए होंगे, सारी चीजें आपको याद रह पाएंगी। यानी माइंडली एंड फिजिकली जब आप एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, आपको सारी चीजें याद हो रही होंगी। दोस्तों, कंपटीशन की जो दुनिया है ना, यह एक दौड़ की तरह है, यानी रेस की तरह है। और रेस का मतलब है कि इस कंपटीशन के अंदर जो पहले दौड़ेगा और जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। यानी अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि मैं आज से जब तैयारी करूंगा, जब फॉर्म आएंगे, तो मतलब सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति ने आज दौड़ आरंभ कर दी है और यह व्यक्ति तेज दौड़ेगा तो यह जरूर इस रेस को जीत जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर रेस को बाद में स्टार्ट करता है तो क्या वह आपसे जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा। यानी कंपटीशन की दुनिया एक दौड़ की तरह है, जो इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर गया, जो इसमें सबसे पहले दौड़ गया और जो सबसे तेज दौड़ गया वही इस दौड़ को जीतेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बाद में स्टार्ट करके तेज दौड़ के इस रेस को जीत लूंगा, तो संभव नहीं है डियर, बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि सामने वाला भी दौड़ रहा है। और ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीशन भी किससे होता है? उस तेज दौड़ने वाले व्यक्ति से ही होता है जो आपसे तेज दौड़ रहा है। आइएगा जरा बात करते हैं बाजरा। वैसे हम भारत में, संपूर्ण भारत में बात करें तो आप जानते हैं राजस्थान में बहुत ज्यादा बाजरा होता है। दिल्ली पुलिस में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि संपूर्ण भारत के अंदर बाजरा सबसे ज्यादा किस राज्य में ज्यादा होता है? तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि यह कम वर्षा, मतलब देखिए कम वर्षा राजस्थान में होगी। आप बेसिक सा आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको यह बात पता है कि कम वर्षा में होता है तो राजस्थान में। और 50 सेंटीमीटर तक के बारिश में भी यह बाजरा हो जाता है। और इसके लिए जलवायु जो चाहिए वह शुष्क जलवायु चाहिए, मतलब यह कम पानी की फसल है। अगर कम पानी मिला तो आप बाजरा आराम से कर पाएंगे। क्षेत्र जहां पर कम बारिश होगी, मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर कम बारिश होगी उत्तर प्रदेश में, कहां? आगरा, बदायूं, मथुरा, आ गया ना मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, प्रतापगढ़। मतलब प्रमुख रूप से बाजरा चाहे तो आप वहां भी कर सकते हैं जहां पर बहुत बारिश हो, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जहां पर कम वर्षा वाले क्षेत्र में बाजरा हो पाएगा। मक्का
की बात करें तो आप जानते हैं कि मैं अभी यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में एकदम से आ जाते हैं कि मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उन सब चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा। आप इतना समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मक्का एक तो मेरठ, गाजियाबाद, गोंडा, जौनपुर और बहराइच वाले क्षेत्र में ज्यादा होती है। यह प्रमुख क्षेत्र हैं, आप इनको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। इसकी किस्में याद रखिएगा कि कौन कौन सी किस्में हैं जो यहाँ पर मक्के की होती हैं। जैसे प्रताप हो गया, पूसा अली हो गया, गिरजा हो गया, शंकर 5 हो गया, विवेक मक्का 11 हो गया। तो यह कुछ प्रमुख फसलें हैं यहाँ पर जो मक्का की होती हैं। पटसन की बात कर लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है डियर यह सारा, मैं जानता हूं, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको माइंड में एक आप ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और इसे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। पटसन जो होता है वह तराई क्षेत्र में अधिक हो सकता है। उसके क्षेत्र जो होंगे महाराजगंज, बहराइच, इधर सीतापुर और यह गोंडा लिखा है। यानी आप कह सकते हैं महाराजगंज, बहराइच, सीतापुर और गोंडा में पटसन होने की संभावना ज्यादा होती है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर कपास। और कपास जो होगा वह कहां पर होगा, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में होगा, यानी रोहेलखंड क्षेत्र में यह अधिक होगा। अब आपको लग रहा होगा सर गंगा यमुना दोआब क्या किसी जगह का नाम है, किसी राज्य का नाम है, किसी शहर का नाम है? नहीं डियर, आप इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए यह गंगा नदी गई, दूसरी तरफ से यह यमुना नदी आ रही थी और दोनों यहां पर आकर मिल गई। उसके बाद एक संयुक्त धारा बनी और संयुक्त धारा बन के यह गंगा मान लीजिए आगे चली गई। अब यह जो डियर बीच वाला क्षेत्र होगा ना, इसी को दरअसल हम गंगा यमुना दोआब कह देंगे। यानी दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को उन दोनों नदियों का दोआब क्षेत्र कहा जाता है। अगर यहीं पर यह नदी सिंधु होती, यहां पर यह झेलम होती, तो हम इस बीच वाले क्षेत्र को झेलम सिंधु दोआब क्षेत्र कह रहे होते। यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को उसका दोआब कहा जाता है। तब इसी को कह रहा है कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, मतलब जहां जहां गंगा और यमुना बहती जा रही होंगी उत्तर प्रदेश में, वहां वहां कपास की खेती ज्यादा हो रही होगी, मतलब अच्छी हो रही होगी। उसके बाद किस्म की बात कर लेते हैं। देसी बंगाल इसकी एक किस्म होती है, अमेरिकन पंजाब और धोलेरा नामक इसकी 3 प्रमुख किस्म होती हैं जो कपास की हमको पढ़ने की आवश्यकता होती है। उसके बाद अरहर, देखिए ज्यादा आवश्यक तो नहीं है अरहर, लेकिन फिर भी आप इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यह बलुई क्षेत्र में अधिक हो सकती है, मतलब मट्टी का प्रकार है बलुई क्षेत्र। उसके अलावा प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर वह प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर यह अरहर ज्यादा होती है। उसके अलावा इसकी किस्म की बात करें तो पूसा 992, पूसा 16 और पारस नामक इसकी 3 किस्म होती हैं जो अरहर की बहुत ज्यादा प्रमुख होती हैं, जो आपको 3 यह याद रखनी है। एक और आपको फसल याद रख लेनी है जो आपको अफीम होगी। यह अफीम जो है डियर, देखिए अफीम की अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर है, नहीं मैं आपको अफीम का फोटो दिखा देता। दरअसल अफीम जो होता है लोग इसका नशा करने के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तव में यह एक फसल का ही प्रकार होती है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वह औषधि के रूप में किया जाता है। अगर हम सामान्य रूप से और सही बात करें तो अफीम का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है और इसका अत्यधिक सेवन करके लोग इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि अफीम कहां पर, बाराबांकी में होता है और गाजीपुर में भी अफीम होता है। और ध्यान रखेंगे कि अफीम की जो फैक्ट्री है वह गाजीपुर में, कई बार पूछ लेता है कि अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आप कहेंगे कि गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री होती है। और यह क्षेत्र गाजीपुर के अलावा कौन सा, बाराबांकी भी वह क्षेत्र होता है जहां पर अफीम अत्यधिक पाई जाती है। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास को आपने जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा और बहुत सारी नई चीजों को आपने यहां पर जाना होगा। तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी प्रश्न मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछे हैं उन वीडियो के प्रश्नों को मैं उस दिन अटेम्प्ट करूंगा जिस दिन मैं वीडियो लेकर आऊंगा और वह प्रश्नों पर आधारित होगी। मैं जानता हूं मैंने आपसे छोटे 5 जिले पूछे थे क्षेत्रफल के अनुसार, अभी नहीं बताए हैं, मैं बताऊंगा। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि आप वह बताइएगा कि कौन सा राज्य, कल ही का प्रश्न था कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाता है। जिस दिन मैं प्रश्न लूंगा उस दिन इस प्रश्न को भी बताऊंगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जो
4 जगहों पर बटा हुआ है और एक भी जगह की बाउंड्री एक दूसरे के साथ नहीं लगती। मैं इस प्रश्न को भी आपको बताऊंगा। उसके बाद किसी भी तरह की अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो वेलकम है दोस्तों आपका। आप कभी भी मुझे आकर वह प्रश्न बोल दीजिएगा, यानी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस प्रश्न तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। चलिए सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।